बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट से आज मुलाकात की। मुलाकात में कराची में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से उनको आगाह किया गया, जबकि नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें अदालत ने आज खारिज कर दी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि अपोजिशन के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करने को तैयार हैं। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करने को तैयार हैं। इससे मुराद क्या है और क्या अपोजिशन के साथ दीगर मामलात पर भी आने वाले दिनों में हुकूमत बात करेगी? ये तो जरदारी साहब का लफ्ज़ है, चार्टर ऑफ इकॉनमी, मीसाक मईशत और जो है वो मीसाक, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का भी है। इमरान खान साहब तो इससे हमेशा गुरेजा रहे हैं और वही कहते रहे कि अगर मईशत पे बात होगी तो ये तो एनआरओ होगा और जमहूरियत पर भी बात करने को तैयार हैं। हाँ, बात करने के लिए तैयार है, मगर असल बात वो जो है ना, वो देखें, कल ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ लाएंगे असेंबली में और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कल उनकी तकरीर, आज वो रिहा हो गए और कल उनकी तकरीर होगी। तो इमरान खान साहब को मैं दोबारा जो बात बार बार उन तक खुद भी पहुंचाता हूं और यहाँ शो में भी उनसे, कि उनकी जो कामयाबियां हैं उनकी टीम उनको नहीं गिनवाती, और वो कामयाबियां जो हैं वो ये हैं कि मईशत के अंदर क्या कोविड के दौरान मुल्क चलता रहा, बाकी मामला जो हैं, लेकिन दूसरे जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा सामने उजागर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे गिरवी रख दी एयरपोर्ट्स और ये सब, इनकी कोई वजह बयान करना भी तो किसी का काम है ना, कोई वजह बयान करे, बजाय इसके कि वो गालम गलूच में सारा वो, तो वो उनके जो पॉजिटिव काम है उनको आगे लाया नहीं जाता और उनकी टीम जो है वो दूसरे कामों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है। ये जो वैक्सीनेशन का इशू है ये बड़ा प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर कोविड के अब देखें फिगर्स, तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान रहा है पाकिस्तान पे। तो अब उस पर सियासत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी, लेकिन पहले तो मैं आपको ज़रा ये बताऊं, 2-3 वाक़यात बड़े अहम हो रहे हैं और 2-3 वाक़यात बड़े अहम, बहुत अहम, दूररस नताइज इनके मुरतब होंगे। एक तो ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने मुंतखब तमाम रहनुमाओं को तो नहीं बुलाया था, 14 सियासी जमातों के रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया था, मकबूजा कश्मीर के, और उसमें 4 वज़राए आला थे ग़ालिबन। महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे और बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी उसमें। वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह और उसका कोई इलामिया भी जारी नहीं हुआ और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके जो मर्ज़ी कहते रहे आई बातें, लेकिन अंदर जो है वो झगड़ा इस बात पे हुआ है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 उठाने की बात की है। यही बात जो है वो राहुल गांधी ने की है, यही बात जो है ग़ुलाम नबी आज़ाद ने किसी और अंदाज में कही है, और यही बात फिर मगरबी बंगाल की जो बयानिया एक था, यानी कि नहीं अलग अलग बात सबकी, मतलब सब ने, एक होता है ना कि कोई मुश्तरका बात आगे चले, तो वो मुश्तरका बात नहीं हो सकी। कुछ तो अपने 370 तो ख़त्म कर चुके हैं ना। बात ये सारी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके अपने थे, ठीक है, कुछ पार्टियाँ इनकी अपनी थीं, कुछ पार्टियाँ थीं जिनका इनका ख्याल था कि उनके ऊपर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा के हमने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते, तो वो हमारा साथ देंगे, एक अलामिया से आ जाएगा। वो अलामिया से सामने नहीं आया और कोशिश होती रही कि एक उसके बाद एक एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या कोई इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात हुई वहाँ पे कुछ लोगों से, जो मीडिया के लोग थे, जो खुल के नहीं बात कर रहे अपने मीडिया पे, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारिश की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर लें, तो लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो गाड़ियों में बैठे और अलग अलग बात सब करके निकले। किसी ने कहा 370 बहाल होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये होना चाहिए, तो वो टाइम फिश हो गया सारा। यानी वो इधर, आप छोड़ दें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों को छोड़ दें, जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो सके, और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी
ठीक है। तो और राहुल गांधी ने भी कर दी, और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, गुलाम नबी। तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहाँ से हंगामी तौर पे आए थे अजीत डोवल साहब दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो ये तो हो गया मामला ठुस, और ये इसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहिए था, ताकि एक बात आगे तो बढ़ती, किसी ना किसी अंदाज में बात आगे बढ़ती, मुज़ाकरात का ख़त्म होना, डेडलॉक हो जाना और किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। और ये जो बात मैंने भी वहाँ के उनके एक मीडिया ग्रुप के बड़े सीनियर उनसे पूछी, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह हो जाए, कोई अलामिया जारी हो जाए, कोई एक साथ बात कर लें लोगों से खड़े होकर। तो लेकिन चूंकि तो फिर ये हुआ कि वो माइक लेके सब गाड़ियों में बैठे, उन्हें वो साथ खड़े होकर बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ तक इख्तलाफात पैदा हुए। सही। अच्छा, अब ये जो तो एक अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता तो उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ती किसी न किसी अंदाज में, जो कश्मीर के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती। लेकिन अब वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, 370 कैसे हटेगा, रहेगा, क्या होगा, क्या वो चूं चूं मुरब्बा बन के वो एक ख़त्म हो गया मौका। और अब जाहिर है कि अगली मीटिंग कैसे होगी, जब कोई एजेंडा है तो इसमें तो तय ही नहीं हो सका, और सब जाके अपनी अपनी बात करेंगे मीडिया पर। तो ये तो हो गया ठुस। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि थोड़ी देर पहले सदर अशरफ गनी जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं, और कल उनकी जो है वो तफसीली मुलाकात अब होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात जो मेरे लिए कुछ हैरान कुन तो नहीं है, लेकिन आप यूँ समझें कि यानी कुछ मैं समझ नहीं पाया कि ये उन्होंने ये क्यों किया है, या इसका क्या मकसद है, या वहाँ पर क्या मुनासिब बात होगी। देखें, अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं, और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होने के, मज़ीद ख़राब होने के इम्कानात हैं, खाना जंगी की सूरत हाल है। लेकिन वहाँ पे जो डेलीगेशन गया है, मैं उस डेलीगेशन में सिर्फ ये देख रहा था कि ये तो हमें पता था कि अफ़गान सदर जा रहे हैं, अशरफ गनी, और साथ उनके जो मफाहमती कौंसिल जो उनकी बनी हुई है, डॉक्टर अब्दुल्ला वो उसमें हैं। फिर उसमें जनाब नायब सदर अमरुल्लाह साले भी साथ आ गए। अच्छा, ये अमरुल्लाह साले जो हैं ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान के बारे में इंतहाई फजूल बातें ये भी करते रहे हैं, और साथ इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मोहिब वो भी साथ ही मौजूद हैं। अच्छा, अब ये भी शख्सियात दोनों मौजूद हैं। अच्छा, हनीफ अतमार जो NDS में वो भी रहे हैं, वो भी साथ मौजूद हैं। तो मुझे बताएं कि तीन, अच्छा ये जो अमरुल्लाह साले साहब हैं ये भी ये वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, पहले ये भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, और हनीफ अतमार भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, और वो भी NDS में रहे हैं, ये भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। और ये जो है ना अमरुल्लाह साले साहब, इन पे काफ़ी गुस्से में है तालिबान पे, इन पे सुसाइडल अटैक्स हुए, इनके साथी उसमें मारे गए, सब कुछ हुआ, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कंडेमनेशन सब कुछ हुआ, लेकिन ये कुछ पाकिस्तान के साथ खास, हालांकि पाकिस्तान में ही रहे हैं। अच्छा। और अफगान जिहाद के दिनों में ये अहमद शाह मसूद के साथ ये लड़े भी हैं, ठीक है, पंचेर वैली से इनका ताल्लुक है। तो ये जो है ये भी साथ हैं। अब तीन शख्सियत ऐसी हैं जो कि NDS के साबिक सरबराहान रहे हैं करज़ई साहब के दौर में, और फिर अशरफ गनी के दौर में, तो वो भी साथ हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये वहाँ पहुँचेंगे, तो पाकिस्तान के बारे में क्या बात करेंगे वो बात अब सामने आएगी, और मुख्तलिफ मीडिया पर बैठेंगे जाके, और हर जगह बात होगी। तो अल्लाह खैर सल्ला। एक उधर मामला चल रहा है अफ़गानिस्तान का जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, ये जो अफ़गानिस्तान का मामला ख़राब हो रहा है ना, इस अफ़गानिस्तान के मामले की ख़राबी को मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक जो तासुर है वो ये है कि जी इसमें अमेरिका शिकस्त खा गया। अमेरिका, ये तो एक आम तासुर बन रहा है ना कि अमेरिका शिकस्त खा गया, देखें तो इतने सालों के बाद वो गया और उसे कुछ नहीं मिला, और उसके फ़ौजी हार गए और मारे गए, और ये हो गया और वो हो गया, और इतने $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, और ये हो गया। लेकिन ये जो बदअमनी है, ये अगर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, ठीक है, उन्होंने ताजिकिस्तान की सरहद पे शुमाल में जाके उन्होंने वो रोड ब्लॉक किए, ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं।
और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर अफ़गानिस्तान की बदअमनी में किसी का नुकसान होगा या नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश होगी तो वो चाइना को होगी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, और अगर यहाँ पे बदअमनी होती है तो उसके नतीजे में बेल्ट एंड रोड, मैंने पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मार्का हक़ व बातिल की तरफ ये मामला फिर दोबारा वॉर ऑन टेरर ख़त्म करके और ये फिर दोबारा मुसलमान और ये और वो सारा करके चाइना के, और ये यहाँ पे जो है वो आपने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब से भी बात होती है, और वैसे भी वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा उठाता है इशू को, और वो इशू उठाता है वो मुस्तकिल, और वो कहता है कि शिंजियांग के अंदर जो है वो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और शिंजियांग के अंदर क्या हो रहा है और ये हो रहा है। और इमरान खान साहब से भी पूछा क्या हो रहा है तो वो कहते हैं, इमरान खान साहब उसको सवाल को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन ये मुसलसल ये मामला चल रहा है, आप नोट करेंगे। और 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जो साथ साथ हो रहे हैं और उन पे नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि क्या कहते हैं कि इसको सर जंग कहा जाए या जो भी कहा जाए इसको, और वो ये है कि इस खित्ते में दो मुसलमान तहरीकें ऐसी हैं जिनको सपोर्ट मिल रही है मगरबी ममालिक से, और उनमें से एक जो है वो है तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी TIP, जिसको पहले ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM कहते थे, और ये वो है जो कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस रही है, और इसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था अमेरिका ने 2002 के बाद। सही। लेकिन फिर ये हुआ कि इसको जो है वो दहशतगर्दी की लिस्ट में से इसको निकाल दिया गया, और ये वॉइस ऑफ अमेरिका यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ कि जो युगा डायस्पोरा हेल्स रिमूवल ऑफ ETIM, ठीक है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट फ्रॉम US टेरर लिस्ट, इनको टेरर लिस्ट में से निकाल दिया। ग्लोबल टाइम्स जो ये है वो उसने फिर ये कहा कि वाइट वॉशिंग टेरर ग्रुप्स ऑन शिंजियांग विल बैकफायर ऑन US, ठीक है। तो शिंजियांग का एक इशू चल रहा है, और वहाँ पर इस तहरीक को जो मैंने फिर कहा कि इसको सपोर्ट है, और ग्लोबल टाइम्स ने फिर ये कहा कि शिंजियांग सेशनिस्ट जो हैं वहाँ पे जो अलहदगी पसंद हैं या वेस्टर्न एंटी चाइना फोर्सेस वो कोल्यूट करते हैं अटैकिंग चाइना, एंटी ताइवान के अंदर भी इधर भी उधर भी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का ताल्लुक जो है ये इसको तुर्किस्तान का जो है वो नाम देके वो कहते हैं शिंजियांग को हम अलग करेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर आज की भी उनकी हेडलाइन है कि इकोनॉमिक बूम ऑफ शिंजियांग टू क्रश US ह्यूमन राइट्स लाइज। वो ह्यूमन राइट्स के जितने भी इश्यूज उठ रहे हैं ना चाइना के, जितने भी वो 2-3 जगहों पे उठ रहे हैं। एक वो उठ रहा है हांगकांग का, और दूसरा शिंजियांग का उठ रहा है। शिंजियांग का जो उठ रहा है वो उठ रहा है और वो मूवमेंट यहाँ पर काम करती है। ये वस्ती एशियाई उज्बेकिस्तान के अंदर भी एक मूवमेंट है इस्लामिक मूवमेंट अलहदगी पसंद, और इसी तरह से तुर्कमेनिस्तान ये तुर्कमन्स की भी है। अच्छा, इनका मैं आपको बताऊं, तुर्किस्तान जो है अच्छा इनकी जो है ना, इनकी बड़ी एक अजीब सी बात है। तुर्किस्तान मूवमेंट की एक अजीब सी बात है कि ये वो कबीला है, ये भी वो उर्गुज के 24 जो कबीले थे उनमें से कबीला था। अच्छा, तो इनका भी जो शिंजियांग के अंदर जो मुसलमान हैं ये भी तुर्क एक इनका ताल्लुक है, यानी ये भी तुर्की का ही कबीला यहाँ के बस गया था तो यहाँ पे आबाद हो गया। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जब इनके ऊपर कुछ इशू खड़े हुए तो ये तुर्की चले गए, तुर्की में इनको पनाह मिल गई। तो उसके ऊपर चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया कि आप यहाँ से जो लोग हैं जला वतन। तो फिर रजब तैयब एर्दोगन ने पहले तो काफ़ी आवाज़ वगैरह उठाई थी, उनके लिए ठंडा अपने साथ मामले को किया कि चाइना के साथ मतलब अब ताल्लुकात वो ठीक हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब यहाँ पे उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट्स या ये जो दूसरी जहादी मूवमेंट्स या ये तालिबान के रंग में और कौन, अच्छा ये मैं आपको बताऊं, मैं ये खुद देखा हुआ है मैंने। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जो है इसके लोग शाम में थे,
इसके लोग इदलिब में मुझे मिले हैं। अच्छा। तो इदलिब में लोग मिले हैं और वहां पर अरबी, मतलब ये वर्ल्ड वाइड जो है ना इनका एक पूरा नेटवर्क, और फिर ये कहीं अलकायदा के साथ भी अपने आप को कह देते हैं, कभी दाइश के साथ कह देते हैं, कभी किसी के साथ कह देते हैं, कभी किसी। तो ये यहाँ पर इनको अब इनकी फंडिंग शुरू होगी। कौन करेगा फंडिंग, इसको छोड़ दें, लेकिन जो भी फंडिंग करेगा, एक वर्ल्ड कांग्रेस में इनकी फौरी तौर पे मंजर यहाँ पे आ गई है, ठीक है, वो भी ह्यूमन राइट्स उठानी शुरू करे, तो इसको जनाब इस्तेमाल होगा ये BRI के अगेंस्ट। और यहाँ पर इसको जो है वो मेरा तो मशवरा होगा अपने पड़ोसियों से कि बराए करम इससे तो रहें वो दूर। उसकी वजह ये है कि ये मसला जो है ये चाइना के लिए है बड़ा सेंसिटिव, और वो इसमें छलांग ना मारें, क्योंकि इसमें वो भी काफ़ी जगहों पर जो है उनके यहाँ भी ये आर्टिकल्स इसके ऊपर आते रहते हैं, तो वो ना आए, इसमें ना आए तो बेहतर है। उनका एक आर्टिकल मैं देख रहा था, वो पता नहीं उसका स्लाइड बनी है कि नहीं, अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो वो जो है वो उसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये शिंगयांग है या तुर्किस्तान है वगैरह वगैरह करके। अच्छा, तो वो उसको छोड़ें बहरहाल, लेकिन असल जो इशू ये है कि वो इसका फ़ायदा जो है वो होगा उन कुव्वतों को जो कि यहाँ पे BRI को तबाह करना चाहते हैं। सही, अच्छा, सही। साथ ही उसमें एक इशू और हुआ है, और वो इशू ये हुआ है कि बहरे अस्वद, ब्लैक सी का अब मैप देखें ना, तो ब्लैक सी जो है वो हमेशा हम इसको बता चुके हैं कि ये एक ऊपर से इसको देखें तो ये बल्गारिया भी है इसके एक तरफ, रोमानिया आ जाता है, फिर उसके बाद एक यूक्रेन है, फिर ये क्रीमिया का वो इलाका जो रेड है वो क्रीमिया यूक्रेन का वो इलाका रशिया ने अपने पास लिया हुआ है, फिर उसके बाद जॉर्जिया है, फिर टर्की है, फिर ये सारे मुल्क। तो यहाँ पे जनाब वो एक बरतानिया का एक जहाज़ कल आया, और जहाज़ यहाँ से गुजरा, बहरी जहाज़, वो क्रीमिया की बंदरगाहों से गुजरा। अब वो बरतानिया का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, हम तो अपने ही इलाके में थे, लेकिन आप ज़रा सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि रूस और चीन किस मूड में हैं इस वक्त। अगर कोई छेड़खानी करेगा, एक तो हो गई कि उन्होंने फायरिंग कर दी, एक तो इतना ही नहीं, वार्निंग शॉट्स उन्होंने दे दिए, लेकिन वार्निंग शॉट से बात बढ़ गई आगे, और उसके बाद वो बात इस तरह से बढ़ गई आगे कि उनकी जो तास एजेंसी है रशिया की, वो कह रही है कि रशिया कैन बॉम्ब ऑन टारगेट इन सी बॉर्डर वायलेशंस। हम बॉम्बिंग कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, हमें कोई इजाज़त वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट बॉम्ब, ठीक है। और उसके बाद जो है वो तास वाली कह रहे हैं कि रशिया ने समन किया ब्रिटिश एनवॉय को टू इशू टफ डिमार्क ओवर वॉरशिप इंसिडेंट, ये डिप्लोमेट उनके। और बोरिस जॉनसन ने द टाइम्स में, जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, उन्होंने हिट्स आउट एट रशिया थ्रेटन्स टू बॉम्ब, ये बॉम्ब की आखिर में, अच्छा रशियंस कह रहे हैं कि हमने एक्चुअली बॉम्ब गिरा दिया पास। जो टाइम्स वाले हैं वो कह रहे हैं, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि बॉम्ब की जो थ्रेट हमें दी गई है, वो कह रहे हैं हमने बॉम्ब गिराया है, हमने पानी में बॉम्ब गिरा दिया, जिसके बाद ये जो जहाज था इनका वहां से ये पीछे हटा। यानी इस कदर जो है आप समझें कि तलखी यहाँ पर पैदा हुई है बहरे अस्वद में, और उससे आपको ये जाहिर होगा कि ये यूक्रेन के मसले पे या बहरे अस्वद के, ये बहरे अस्वद को ब्लॉक करने की सलाहियत रखते हैं, ये ब्लॉक कर देंगे इसको। रशियंस जो हैं, ये रशियंस का नो गो एरिया है, और ये पहले भी वो 1780 या 82 के अंदर, ये उस वक्त भी जो कैथरीन द ग्रेट थी, उन्होंने ये वार्म वाटर ये क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर काफ़ी अरसे तक इनका रूस और सल्तनत उस्मानिया का जो झगड़ा चलता रहा है, हम कहते हैं झगड़ा, एक तो ऑर्थोडॉक्स और वो सारा क्रिश्चियन, लेकिन उसमें ये बहरे अस्वद का बहुत बड़ा रोल है। तो बहरे अस्वद के अंदर सिर्फ वो, हालांकि ब्रिटिश जो जंगी जहाज था वो किसी हमले की या लड़ाई की नीयत से नहीं आया था, वो तो एक चक्कर वक्कर लगा के इधर उधर मुख्तलिफ बंदरगाहों, इन्होंने वो चूंकि वहां पे अभी नेटो समिट हुई है और वहां पे वो जो है वो ये G7 इजलास हुआ है और सारा, इन्होंने जनाब वहां पे बॉम्ब गिरा दिया। और बॉम्ब यानी अब मैं रशिया ने तो बात की थी
लेकिन उस थ्रेट के ऊपर जो बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट है ना, टाइम्स ने जिसको दी है कि वो मेरे लिए बड़ा, इसको जरा दोबारा देखें, मतलब दिखाएं जरा मुझे टाइम्स का। उन्होंने हिट्स आउट एट रशिया थ्रेटन्स टू बॉम्ब वॉचर्स ऑफ क्रीमिया। जब हट गया जहाज वहां से, रॉयल नेवी का जहाज जो है वहां से हट गया, डिस्पाइट वार्निंग शॉट्स यस्टरडे, वो है उधर ही लेकिन बम गिरा दिया उन्होंने पास। अच्छा, और सफीर को भी बुला लिया, और सफीर को, अच्छा अब ये तो हो गया वहां का इशू। अब जनाब इसके साथ ही एक तीसरा मसला जुड़ा हुआ है। वो मसला जुड़ा हुआ है कि जनाब अमेरिकन डेलीगेशन पहुंच गया है तुर्की, और तुर्की पहुंच के वो कह रहे हैं कि जी आप हमें बताएं कि ये अफगानिस्तान S-400 को हमने थोड़ा सा आंख बंद की है S-400 पे, लेकिन जवाब ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर आप क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर रहे तो भी यूक्रेन पे तो करना ही है ना आपको। यूक्रेन देखें, यूक्रेन में जाने का मतलब यह है कि उन्होंने इशारा दे दिया ना रशिया ने कि यूक्रेन के पास फटकोगे उधर, क्रीमिया के पास उधर ये होगा। अब मसला यह है कि जो टर्की है उस वो क्रीमिया की तरफ है, वो यूक्रेन यानी उसका वो जो है वो क्रीमिया से मुराद ये है कि क्रीमिया के यानी क्रीमिया पे जो रशिया की पोजीशन है उसके खिलाफ है टर्की। टर्की यूक्रेन के साथ है, इसको इस तरह से ले लें, टर्की यूक्रेन के साथ है। वहां पर जनाब ब्रिटिश नेवी का जहाज गुजरा पास से, तो इन्होंने उसके ऊपर बम टपकाने की धमकी दे दी, या गिरा दिया, या वार्निंग शॉट्स कर दिए दे दिए। अब अमेरिका जो है वो नेटो का इत्तेहादी है, नेटो टर्की। अब 2-3 बातें हैं। S-400 पे हमने आपसे आंख बंद की, हमने आपको वो इजाज़त दी, जर्मनी को भी कंसेशन दिया ना यूरोप के साथ वो जाएं, उसमें यूक्रेन नाराज़ है कि पहले तो हमारे अंदर से गुजर के जाते थे, अब वो ऊपर से जा रहे हैं पाइपलाइन लेके। अब मसला ये है कि यहाँ पे टर्की जो है वो टर्की की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन टर्की कभी भी रशिया के अगेंस्ट यहाँ तक नहीं जाएगा। टर्की ज़ेलेंस्की उधर गए, अब यहाँ पे वो अब बैलेंसिंग एक्ट शुरू हो गया है। टर्की अब क्या करेगा, टर्की क्या वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आपने काबुल एयरपोर्ट लेना भी तो है ना, और टर्की ने भी फिर ये कहा है कि हाँ हम उसकी सिक्योरिटी अगर करते हैं तो फिर को $80 मिलियन के करीब उसका खर्चा भी है। मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी करना हामिद करज़ई एयरपोर्ट की कोई आसान काम नहीं है। तालिबान इस पे नहीं मान रहे। तालिबान जो है वो, और ये वहां जाके जितना ये बोलेंगे ना, ये अशरफ गनी और इनके वक्त में अमरुल्लाह साले और ये आपके हनीफ अतमार और ये जितनी काबिल एहतराम शख्सियात वहां जाके जितनी ये बकबक करेंगी, उसके नतीजे में उतनी कशीदगी मजीद पैदा होगी, बजाय इसके कि मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएं। ये सारे के सारे वाशिंगटन पहुंच गए हैं। अच्छा, मेरा ख्याल था सिर्फ अशरफ गनी, अच्छा मुलाकात से अशरफ गनी और अब्दुल्ला से ही होगी, ये शायद अमरुल्लाह साले भी चले जाए नायब सदर के, फिर वजीर खारजा भी हैं। देखिए नहीं सारे, मतलब अब हर शख्स वहां पर किसी ना किसी टीवी किसी न कॉन्फ्रेंस में बैठा होगा। यहां पर रौला रपा पड़ा होगा पीछे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के अंदर अगर खप पड़ती है पीछे तो उस खप, अच्छा इसमें जनाब इंडिया अगर बीच में कहीं इंडिया के वो नजर आ गए फुटप्रिंट्स कि इंडिया के दरमियान में कूदा हुआ है अफगानिस्तान में, इंडिया के तो स्टेक्स हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल है, तो इसमें कि इंडिया, तो जनाब इंडिया के लिए फिर वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सपोर्ट करेगा, मगर तैयार रहें, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, बांग्लादेश बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद जानेंगे खित्ते की मामलात पर आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। मकबूजा कश्मीर के अंदर बात नहीं बनी, मतलब देखें दुनिया को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक। अगर ये प्रॉक्सी वॉर इन्होंने शुरू कर दी वहां पे BRI को खराब करने के लिए, तो फिर प्रॉक्सी वॉर तो फिर शुरू हो जाएंगे हर तरफ। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे जानेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अफगान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अगर फ़ौजी हल नहीं है और हुकूमत के पास कोई हल मौजूद है तो वो अवाम के सामने रख सकते हैं, जैसे कि बिलावल साहब जो है। देखिए पहली बात तो ये है कि अमेरिकन को चाहिए इस वक्त, और कोशिश भी वहाँ पे बहुत हुई है अमेरिका की तरफ से भी, इंडिया को भी ये चाहिए, चाइना, रशिया, अफगानों को, ईरान, जितने भी खत्ते में मुल्क हैं और पाकिस्तान, कि पहली प्रायोरिटी अफगानिस्तान के अंदर सीज फायर जारी रहे, सीज फायर और अमन मुज़ाकरात दोबारा जाएं, ठीक है। और अगर अफरा तफरी फैलती है,
अगर अफरा तफरी फैलती है तो सवाल यह है कि उस अफरा तफरी का फायदा किसको होगा, उस अफरा तफरी का फायदा किसको होगा। फायदा यह होगा कि बेल्ट एंड रोड BRI रुकेगा और अफरा तफरी ऊपर जाएगी। और ये देखें, मैंने आपसे बात की ना कि ये ऐसी बीच में पंगे करने की कोशिश जो है, ये उनके टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो अगर उसको हम दिखा सकें, संडे गार्डियन और बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप देखें, ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल, एक एग्जाइल में गवर्नमेंट मौजूद है, अर्जेस इंडिया टू सपोर्ट उगर नेशन। अच्छा जी, वो इंडिया से इंडिया शुड सपोर्ट ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। अच्छा जी, बात यह है कि अगर आप अलहदगी पसंदी की तहरीकों को सपोर्ट करेंगे, और ये वो तहरीक है जिसने वहां पर उनके शहरों के अंदर बॉम्बिंग की है, 2002 के बाद इनको टेररिस्ट लिस्ट में डाला गया था, और अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डाला गया था। अब इनका नाम पिछले साल खामोशी हटा दिया गया, जिसके ऊपर मैं वो आपको दिखा रहा हूं बार बार कि एक रौला पड़ा हुआ है दुनिया में कि भाई इनके एसिड्स भी फ्री जो थे वो खोल दिए गए, सब कुछ कर दिया। क्यों, क्या वजह, उसमें कोई वजह, कोई रीजन होता है ना हर चीज के। अचानक आप कहेंगे जी एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको सन 2002 के अंदर, ये 2000 के अंदर उसको जो है वो टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, और 2020 और 21 में आप उसका नाम निकाल दें। इसका मतलब है उसने कुछ करना है। उसने क्या करना है? वो तो उसने बॉम्बिंग की हुई है तनमिन स्क्वायर पे, शहरों में बॉम्ब, और वो कहते हैं कि हम इस सूबे को अलग करेंगे, और सपोर्ट जनाब करने के लिए बीजेपी इंडिया लगा हुआ है हर जगह। नहीं, मतलब बगैर वजह के अमन की बात अगर कर रहे हैं आप, तो फिर अमन की बात करें। ये जो आज मैं देख रहा, देखें बड़ी अफसोसनाक उनका स्टेटमेंट आया है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्पेशल रिपोर्ट है। उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट ये कह रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट कुड कोलैप्स 6 months आफ्टर US विड्रॉल। ये नई उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट है। मुझे तो लगता है असेसमेंट 6 महीने कैसे, वो अभी तो मौजूद है, वो जहां पर पहुंच गए हैं तालिबान वाले, वो तो बिल्कुल सर पे मौजूद हुए काबुल के और कंधार के और शुमाली इलाकों में। अब अगर या तो ये कोलैप्स हो रहा है मामला कि टॉक्स नहीं हो रही और ह्यूमन राइट्स, और या ये है कि ये लार्जर गेम का हिस्सा है कि यहां पे अफरा तफरी पैदा करो और अफरा तफरी पैदा करो, तो दोनों के लिए। और इसमें रशिया अलर्ट है। ये जितने स्थान है ना, ये ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, और ये यहां पर उन्होंने आराम से एक मैसेज भेज दी है ब्लैक सी के अंदर, और ये तमाम इलाकों के अंदर आप समझे वो किलाबंदी करके बैठ गए कि यहां पर कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि आज की दुनिया में, पहले भी बात कर चुका हूं, स्पेस और हाइब्रिड और 6G और ये सारे मामला तो बड़ा मुश्किल है कि आप छुपा के रखें। अब ये प्रॉक्सी वॉर्स का दुनिया नहीं है। अभी ईरान में एक मुसीबत खड़ी हुई है सर पे, यमन में, सॉरी, जिसको ईरान और सऊदी अरब सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद इराक के अंदर, फिर उसके बाद शाम में, और ईरान से बड़ी तवक्को है। ईरान के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो बड़े मामला फहम और बड़े, तो उनसे बड़ी तवक्को है। तो वो ईरान और सऊदी अरब का मसला हल हो, अल्लाह करे। उसके बाद ये फ़लस्तीन के अंदर मसला हल हो, किसी तरह नई हुकूमत जो है वो कुछ अच्छी खबर सुनाए। मतलब सब, ये मोदी साहब की जो फेल हुई है कॉन्फ्रेंस, ये अच्छा होता कि कामयाब होती। ये 14 तो कम से कम पार्टियां इकट्ठी हो जाती, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एलामिया हो जाता, सब अलग अलग गाड़ियों में बैठ के बयान ना दे रहे होते कि मैंने ये कहा, तो मैंने ये कहा, तो उसने ये कहा, तो उसने ये कहा, तो अल्लाह खैर से अल्लाह घरों को वापस। तो इनकी तरफ से कोई बात हो जाती, फिर उसके बाद बात होती है कि जी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनको क्यों गिरफ्तार किया हुआ आपने। मतलब कोई तो बात आगे चलती ना भाई, इतनी तो बात चलती कि हम जितने गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको रिहा कर रहे हैं। चले बात नहीं कर रहे आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, रिहा तो कर रहे हैं ना यासीन मलिक को, सईद अली गिलानी को, शब्बीर शाह को, मीरवाइज उमर फारूक को, इनको रिहा तो कर रहे हैं ना आप। रिहा कर दें, कहने बाद में कुछ भी नहीं हुआ और इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सब बैठ के गुलाम नबी आजाद अपनी गाड़ी में बैठ के, और अपनी गाड़ी में ममता बनर्जी कह रही 370 हटाओ, कांग्रेस जो कह। तो ये फजूल के, और साथ उसके देखें हमसाए हैं। चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इंगेज करें, इकोनॉमी बढ़ाएं, जियो इकोनॉमी की बात करें। अब यहां पर इस वक्त जाके, और
ये कीजिए मैंने आपसे वही बात की ना कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी का मैं इसको सिर्फ ये सोच रहा हूं कि बदअमनी का मेरी बदअमनी क्यों, और बदअमनी की वजूहत सामने ये भरा हुआ है। आज ग्लोबल टाइम्स को आज का देख लें, उठा उठा के वो सुबह से जनाब एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की इश्यूज को वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स EU भी उठा रहा है। उसके बाद ये देखिए ना, ग्लोबल टाइम्स ने चाइना को से रिक्वेस्ट की है कि रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन राइट अब्यूजेस, शिंगयांग के रिलेटेड टॉपिक्स को छोड़ दें। फिर वो मतलब वो यहाँ से, अब यहाँ पर अगर ये आप उस अलहदगी पसंदी की तहरीक को चाइना के अंदर जो सारा इशू ही शिंगयांग का है ना, तो इसको तो वो कह रहे हैं कि ये है ही नहीं, तो तुर्किस्तान है, इसको तो चाइना का हिस्सा ही नहीं, उसको उस दहशतगर्द तंजीम को आपने जो सपोर्ट करना शुरू कर दिया पूरी ह्यूमन राइट्स के बेसिस। अच्छा, अब जनाब उनकी एग्जाइल गवर्नमेंट भी बन गई, वो जो तिब्बत वाली कहानी थी। अब मुझे बताएं इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन, इसके नतीजे में क्या कोई अमन होगा? ये कौन से लोग बैठे हैं के ब्लॉक में जो ये मशवरे दे रहे हैं मोदी सरकार को या अजित डोवल को? ये कौन से लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं? पॉलिसी है ना, नहीं, अमेरिका तो देखिए अमेरिका को नहीं सूट कर। देखिए बात सारी ये है कि ये यहां पर दंगा फसाद तो किसी के फेवर में नहीं जाएगा। अमेरिका को भी गलत ये कोई सजेस्ट कर रहा है, उनको नहीं हटानी चाहिए थी पाबंदी इस तंजीम के ऊपर से, उनको इस तंजीम के ऊपर से पाबंदी नहीं हटानी चाहिए थी। और मैं आपको सिर्फ ये बात कहूं कि देखिए, जब इस तरह की ये इस तरह जो होता है ना, ये फिर ये सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आज उनका ख्याल है कि किसी एक माजी में ऐसे हुआ है ना कि जो है वो आपने कभी अलकायदा को किया, कभी दाइश को किया, कभी इसको किया, कभी उसको, सारे गले पड़ गए। और आप उनके साथ मुज़ाकरात हाँ, तो कर वो रहे हैं, चेचन्स खड़े हो जाएंगे, चेचन मूवमेंट खड़ी हो जाएगी, वो मॉस्को को करेगी, वो इसको करेगा। ये छोड़ दें, इसको बराह करम जो है ना, इसको इस वक्त टच ना करें। अमन की बात करें कि किसी तरह से अमन हो, अफगानिस्तान में अमन हो, चाइना और इंडिया के दरमियान कोई अलहदगी पसंदी की तहरीक वहां पर मजीद ना उठे, लोगों की जाने ना जाए। लेकिन अगर खुद बात करेंगे, कूदेंगे बीच में, तो मुझे बताएं कि फिर अमन कैसे आएगा? और ये तो सबके ही नुकसान में जाएगी बात। बिल्कुल, देखिए। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात मैं सिर्फ आपको बता दूं, वॉशिंगटन पोस्ट में एक जो बात हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, कल से मुझे आज उन्होंने ऑपेड इस पर लिखा है पूरा, अमेरिकन शुड वरी मोर अबाउट चाइना देन रशिया, द न्यू स्पेस रेस शोज व्हाई। पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल, चूंकि हम इसको मुस्तकिल डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं लिंक यहाँ पे दे दूँ, अगर किसी ने इसको देखना हो तो उसको देख लें कि एक ये साइट के ऊपर जो मसला भी चल रहा है। दूसरी बात देखिए, वस्ती एशिया जो है, ये सिल्क रोड पुराने ये यहाँ पे ये जो एक बना हुआ है ना, अगर पता नहीं हमारे पास उसका नक्शा है या नहीं है, लेकिन एलाताओ पास जो है, एलाताओ पास से जो है वो उनकी, यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएंगे, चाइना यूरोप जो ट्रेन सर्विस है, ये 1500 ट्रेन गई हैं इस महीने के शुरू होने से, चाइना यूरोप। ठीक है। और आपको पता है ना, बीच में एक वखान पास भी है, वखान पास जो है, आपको पता है वखान पास अफगानिस्तान का एक हमसाया चाइना भी है जी। उधर दिखा दें प्लीज। ये थोड़ा सा हम देखते हैं ना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये थोड़ा सा पास बना हुआ है, जो एक बारीक सा 16 से 45 का थोड़ा सा ही चाइना जाता है, यहाँ चाइना। तो मसला ये यहाँ से घुसाने के मूड में है कि यहाँ से घुस के ये इस ट्रैक के जरिए, छोटा सा ट्रैक है, यहाँ से जो है वो जाके चाइना के अंदर गड़बड़ करें। लेकिन वो ज़ाहिर है चाइना की फोर्सेस सारी बैठी हैं। इशू ये है सारा कि ये अमन की सिर्फ एक बात होनी चाहिए वॉशिंगटन DC में अफगान क़यादत की तरफ से, और वो अमन की बात होनी चाहिए। सही हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, खित्ते के मामलात पर नए महाज खुल चुके हैं, क्या समझते हैं कि इन सब का हल क्या है और किस तरह से तमाम लीडर्स को, तमाम ममालिक के मिलकर हल निकालना मशवरा दिया जा सकता है? मोदी साहब को मशवरा सिर्फ ये है कि वो सबको बुला के बिठाएं और एक उसके बाद इत्तेफाक राय पैदा करें, ठीक है, और इत्तेफाक राय पैदा करके आगे बढ़ें। ये जो आज हुआ है, जिसको एक बिल्कुल गलत रंग दिया जाए, हर जगह पर आपको सजाद लोन साहब नजर आएंगे, अल्ताफ बुखारी साहब नजर आएंगे, अंदर जो कुछ हुआ है वो उसमें आपका अलामिया तैयार नहीं हो सका। और एक बात सामने नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कि मोदी ने कमिट किया, उन्होंने ये कमिट किया, उसने वादा किया, कुछ अंदर
जो है वो टैपटास हुआ, पॉइंट स्कोरिंग कुछ सारा पॉइंट स्कोरिंग हो रहा है, नंबर 1, और उसके नतीजे में मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर लोया जरका बुलाएं अफगानिस्तान पे, ठीक है, और स्टेट अवे जो ब्लिंकन फार्मूला था या जो जुल्म खलीजात का फार्मूला था, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनकी समेत दोहा में करवाएं, इस्तांबुल में करवाएं, जहां करवानी है करवाएं, ईरान, चाइना, अमेरिका, इंडिया, सब, पाकिस्तान, सबको बुलाएं, हर मुल्क को बुला के और अमन की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर ये होगा ना कि अचानक हंगामा पैदा होना है और फौजें निकल रही हैं और पीछे सामान पता नहीं क्या हो जाएगा और पूरा अफगानिस्तान हाथ से निकल गया और उसके नतीजे में वो ये इससे मामलात हल नहीं होंगे। जंगे मामलात शुरू हो जाती हैं आसानी से, वो खत्म नहीं होती, वो उसके बाद वो किसी और जगह पर वो दाएं बाएं प्रॉक्सियों का खेल, ये वो सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये इसको मसले को हल करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया भी के अंदर भी ये ऐसी किसी मूव को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और अमेरिकन जो हैं और ये अफगानिस्तान से जो लोग हैं ये भी जाके वहाँ पे कोई ढंग की बात करेंगे, वहाँ सारे के सारे वो शख्सियत पहुंच गए, 3 एनडीए के इत्तेफाक से वो आम मुद्दों पे वो सारे वजह की गालियां, इसके नतीजे में कोई मसला हल होगा, मजीद खराब होंगे, मजीद खराब होगा। और उसका खराबी जो है वो खराबी की जिम्मेदारी, मैंने आपसे कहा ना, तो टारगेट भी है ये खत्म हो, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।